विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास के अंतर्गत हम लोग हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के संबंध में पढ़ेंगे। किसके? हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के संबंध में। इसके पहले हमने हिमालय का जो समानांतर विभाजन था उसके बारे में पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सिडनी बोरार्ड द्वारा दिया गया ये जो प्रादेशिक विभाजन है उसके संबंध में विस्तृत अध्ययन करेंगे। बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में इस विभाजन से भी पूछे जाते हैं, तो इसको जानना भी बहुत आवश्यक है। इसमें सबसे पहला नाम आता है कि किसने प्रादेशिक विभाजन किया था। तो सर सिडनी बुरार्ड, ये नाम आता है। ये भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने हिमालय का जो विभाजन किया वो प्रादेशिक विभाजन किया। इन्होंने इस विभाजन के लिए नदी घाटियों को आधार माना। किसको आधार माना? नदी घाटियों को। और पश्चिम में सिंधु नदी से लेके पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक हिमालय का विस्तार बताया। उसको इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया नदी घाटियों के आधार पर। किसके आधार पर? नदी घाटियों के आधार पर। कभी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिडनी बुरार्ड ने जो है हिमालय पर्वत का किस आधार पर विभाजन किया था। तो किसका आधार पर? घाटियों के आधार पर, नदी घाटियों के आधार पर। कितना प्रकार बताया? 4 प्रकार बताया। यहां हम लिखे हैं पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, और असम हिमालय। ठीक है। इन चारों का जो विभाजन है, इन चारों का हम अलग अलग विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये देखिए, सबसे पहला क्या है? पंजाब हिमालय। यहां हमने पंजाब हिमालय के बारे में कुछ तथ्य लिखा है, इसको आप नोट कर लेंगे और इसी के आधार पर इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, ये है सिंधु नदी। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है और उत्तर पश्चिम में चल के ये भारत में प्रवेश करती है और आगे चल के जम्मू कश्मीर लद्दाख को पार करते हुए या पाकिस्तान में होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो सिडनी बुरार्ड ने जो हिमालय का पश्चिमी विस्तार माना, कहां से माना? सिंधु नदी से माना। ये है सिंधु नदी। सिंधु नदी से सतलज नदी तक। पहला जो भाग है पंजाब हिमालय, उसका विस्तार कहां से कहां तक है? सिंधु नदी से सतलज नदी तक। ठीक है। इसकी जो लंबाई है 560 किलोमीटर है। यहां हमने लिखा है 560 किलोमीटर। मतलब इसका जो क्षेत्र है 560 किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ है। सिंधु से सतलज तक की दूरी जो है 560 किलोमीटर, जिसको हम पंजाब हिमालय के नाम से या इसको कश्मीर हिमालय के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका बहुत सारा भाग जो कश्मीर में स्थित है, तो बहुत सारा भाग कश्मीर में स्थित होने के नाते इसको कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। इसका कुछ भाग हिमाचल प्रदेश में भी फैला हुआ है
तो इसको हिमालय के नाम से भी जाना जा सकता है। तो इस तरह से इसके अनेक नाम भी हैं। किस आधार पर? जिस क्षेत्रों में यह फैला हुआ है उन क्षेत्रों के नाम के आधार पर जो है इसका नाम भी रखा गया है। देखिए, इसमें 4-5 प्रकार की पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। ये परीक्षा में पूछा गया है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सबसे उत्तर में कौन सी है? ये सबसे उत्तर में हमने पिछले क्लास में बताया कि भारत की सबसे उत्तर में जो पर्वत श्रेणी स्थित है उसको काराकोरम कहते हैं। वो ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, तो काराकोरम, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताया था हमने, K2 या गाडविनास्टिन। K2 का ही नाम क्या है? गाडविनास्टिन है, जो भारत के सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ है? पाक अधिकृत कश्मीर में है। दूसरा है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राकापोसी। राकापोसी की क्या विशेषता है कि यह जो है विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। तीव्र ढाल, इसका ढाल जो है सबसे ज्यादा है। फिर आते हैं हम लोग जास्कर श्रेणी में। ठीक है, जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नंगा पर्वत। ठीक है, नंगा पर्वत। ठीक, ये जो पीर पंजाल है, पीर पंजाल लघु हिमालय का भाग है। तो इस तरह से धौलाधर भी है, धौलाधर श्रेणी। तो ये सारी, ये पूछ सकता है प्रादेशिक हिमालय के अंतर्गत कि प्रादेशिक हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं, कौन कौन सी चोटियां आती हैं। ठीक है, फिर इस जो है क्षेत्र में कुछ ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। जैसे भारत का सबसे जो है बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, और सियाचिन ग्लेशियर इसी भाग में पाया जाता है। उसकी जो लंबाई है 76.44 किलोमीटर है। ठीक, वाल्टोरा भी है। वाल्टोरा की जो लंबाई है उसकी 58 किलोमीटर है। ठीक है, इसी क्षेत्र में हिस्पर भी है। ठीक है, हिस्पर की ग्लेशियर है, उसकी लंबाई, काराकोरम का ही भाग है ये, काराकोरम श्रेणी में ही पाया जाता है। तो इसलिए ये इसी श्रेणी में पाया जाएगा। बियाफो, हिस्पर, बियाफो की जो लंबाई है वो 60 किलोमीटर है, हिस्पर की 61 किलोमीटर है। तो इस तरह से कुछ ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है कश्मीर घाटी पाई जाती है। कश्मीर घाटी के बगल में ही डल झील है। ठीक है, ये पीर जो है पीर पंजाल के ऊपर जो स्थित है, पीर पंजाल के ऊपर स्थित है। कौन सी? कश्मीर घाटी, और झील भी स्थित है। तो कौन सी झील? डल झील, बुलर झील, ये दोनों कश्मीर हिमालय में ही पाए जाते हैं। ठीक है, इस में कुछ दर्रे हैं, जैसे जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, फोटुला दर्रा और खारदोंगुला दर्रा। ठीक है, हमने आपको ये बताया था पिछले वीडियो में कि बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर से होके जम्मू से होके कश्मीर का रास्ता है। जम्मू से कश्मीर जाने का रास्ता है। किसका? जम्मू से कश्मीर जाने का रास्ता है। ठीक है, जम्मू से कश्मीर जाया जाता है किससे? बनिहाल दर्रे से। जवाहर सुरंग भी इसी में स्थित है। तो इस तरह से हमने इसी श्रेणी में कुछ तीर्थ स्थल भी हैं, जैसे अमरनाथ, वैष्णो देवी, ठीक है, चरारी शरीफ, ये तीर्थ स्थल भी कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय में ही पाए जाते हैं। देखिए, इसका जो दक्षिणी ढाल है, दक्षिणी ढालों पे वन पाए जाते हैं, और उत्तरी ढाल बड़ा उबड़ खाबड़ और शुष्क है, जहां कोई भी रहता नहीं है, निर्जन है। तो शुष्क होने के कारण
इसमें जो हिम रेखा है बहुत ऊंचे स्थान पर पाया जाता है। हिम रेखा किसको कहते हैं? जैसे कोई पर्वत है, ठीक है, हम कहते हैं कि हिम रेखा यहां से है, ऊंचाई पर है। तो हिम रेखा मतलब जहां से, जिसके ऊपर से, वह स्थान जिसके ऊपर से जो है बर्फ जमने लगता है, अर्थात हिम जमने लगता है, तो उस रेखा को, उस स्थान को क्या कहते हैं? हिम रेखा कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कश्मीर हिमालय के अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है। यह सतलज और सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के बीच स्थित है, ठीक है। इसके बाद ठीक बाद आता है कुमायूं हिमालय। इसका विस्तार, कुमायूं हिमालय का विस्तार कहां से है? सतलज नदी से काली नदी तक। कहां से? सतलज नदी से काली नदी तक। यह इसकी जो लंबाई है 320 किमी है, ठीक है। इसके पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी प्रमुख चोटियां पाई जाती हैं, बहुत सारे जो है पर्यटक स्थल पाए जाते हैं, बहुत सारे तीर्थ स्थल पाए जाते हैं, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये जो है गंगोत्री, यमुनोत्री, ठीक है, त्रिशूल, माना, हेमकुंड, नंदा देवी, कामेत, ये पर्वत चोटियां हैं जो कहाँ है? कुमायूं हिमालय में पाई जाती हैं। सतलज नदी देखिए, ये राकस ताल से निकलती है और ये सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है, बाद में सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। काली नदी ये जो आती है इधर, वो कुमायूं हिमालय की सीमा बनाती है। इस श्रेणी में, इस भाग में जो है बहुत सारे संगम पाए जाते हैं। संगम वो होते हैं जहां दो नदियों, दो या दो से अधिक नदियों का मिलन होता है, उसको संगम कहते हैं। जैसे इस क्षेत्र में देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये 4 स्थान हैं जहां संगम होता है, ठीक है। इसको हम नदियों के भाग में, नदियों वाले चैप्टर में विस्तार से पढ़ाएंगे कि कौन कौन सी नदी, क्योंकि यहाँ हम प्रादेशिक विभाजन हिमालय का बता रहे हैं, तो नदियों के बारे में बहुत चर्चा नहीं करेंगे। हमने स्थान बता दिया है कि यह स्थान इस भाग में पाया जाता है। कभी पूछ ले कि देवप्रयाग किस हिमालय में पाया जाता है, तो कुमायूं हिमालय में पाया जाता है। झील भी है, नैनीताल के समीप भूमिताल और सातताल झील भी है। नीति और माना दर्रे भी, क्योंकि पहले भी हम बता चुके हैं कि उत्तरांचल में नीति और माना दर्रे पाए जाते हैं, तो ये किसके भाग है? कुमायूं हिमालय के भाग हैं, ठीक है। इसके बाद नेपाल हिमालय आता है। काली नदी से लेके तीस्ता नदी तक 800 किलोमीटर की एरिया में, ठीक है। इसका ये पूरी तरह से नेपाल में स्थित है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। इसी में जैसे हमने बृहद हिमालय को देखा, ठीक है, तो बृहद हिमालय में विश्व की सब ऊंची ऊंची चोटियां हैं ना, तो उसी तरह से इस नेपाल हिमालय में जो बृहद हिमालय में चोटियां हैं वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत भी आती है और प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत। तो एवरेस्ट है, मकालू है, कंचनजंगा है, ठीक है, और गौरी शंकर है। इसी में एक जो है काठमांडू घाटी भी है। घाटी हमने बताया भी है कि 2 हिमालयों के बीच जो नीचे समतल स्थान पाया जाता है उसको घाटी कहते हैं। तो ये घाटियों से ही नदियां निकली हैं। ये तो देखिए पहाड़ है, पर्वत है, पर्वत श्रेणी के बीच से नदियां आई हैं। ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। तो ये नदियां इसी घाटियों से होके आई हुई है सारी। तो इसी नदी घाटी के आधार पर इस हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हुआ है, ठीक।
तो ये काठमांडू घाटी भी पाई जाती है। इसको भी हमने पिछले वीडियो में विस्तार से बता रखा है। तो आपको सारा कुछ जानने के लिए एक क्रम से पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि एक ही वीडियो के अंतर्गत सारा चीज समाहित नहीं किया जा सकता। तो धीरे धीरे जब आप सारा देखते जाएंगे, सारा क्लास देखते जाएंगे, सारा पार्ट देखेंगे, तो आपको पूरा एकदम समझ में आ जाएगा और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ कंसेप्ट क्लियर हुआ और फैक्ट आपको यहाँ से मालूम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फैक्ट दिया जा रहा है और फैक्ट में कोई गड़बड़ी नहीं होगी तो आप प्रश्न हल कर ले जाएंगे। ठीक है, आगे तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल है चेम युंग डुंग ग्लेशियर से माना जाता है। चेम युंग डुंग ग्लेशियर से। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं। जब यह भारत में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम जानते हैं। ठीक है, जब यह असम में आती है तो दिहांग नदी के नाम जानते हैं, और जब ये पहुंच जाती है बांग्लादेश में तो मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ये अंतिम जो है सिडनी बोरार्ड द्वारा जो इसका विभाजन किया गया, तो अंतिम सीमा बताई गई क्या कि यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी तक। इसकी जो लंबाई है वो 720 किलोमीटर है, 720 किलोमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 67,500 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 67,500 किलोमीटर क्षेत्रफल फैला है। तो इस तरह से इस क्षेत्र में बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं, और उन जनजातियों के नाम पर ही यहाँ बहुत सारी पहाड़ियों का नाम रखा गया है। ठीक, किस हिमालय के अंतर्गत? असम हिमालय के अंतर्गत। असम हिमालय जो तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है, 720 किलोमीटर के एरिया में फैला है। और इसमें जैसे यहाँ हमने दे रखा है थोड़ा विस्तार से कि कौन सी नदियों के बीच वो पहाड़ियाँ स्थित हैं, क्योंकि यहाँ बहुत छोटी पहाड़ी नदियाँ हैं, जिन नदियों के बीच वो चोटियाँ विद्यमान हैं। तो उनको देखेंगे हम। श्री और दिकराय नदी के बीच अगा पहाड़ी है। भैरली और रंगानंद के बीच डफला है। सुबनश्री मंडल के उत्तर में मिरी है। सियोम एवं दिबांग के बीच अबोर है। दिबांग और दिहांग देखिए असम में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र के नाम से। तो ये मिसमी पहाड़ी किसके बीच है? दिबांग और दिहांग। ये जो है दिबांग इसी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, तो जो इसकी सहायक नदी है, तो इसके बीच में कौन सी पहाड़ी है? मिसमी पहाड़ी है। इसमें बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं। जलेपला, बुमला, टीसीला, योंग्याप, कांगड़ी कारपोला, ये तमाम दर्रे पहाड़ी जो दर्रे होते हैं ना, उससे एक दूसरे स्थान को जोड़ा गया है, वहां से रास्ता बना के अपना काम चलाया गया है। भाई पहाड़ी रास्तों में पहाड़ तो चढ़ के हम उस तरफ जाएंगे नहीं, तो किसी न किसी ऐसे स्थान से जाएंगे जहां हमको जाने के लिए सुगम रास्ता मिल पाए। तो ये रास्ते जो है दर्रे से ही रास्ते बनाए गए। जैसे यहाँ जलेपला और बुमला है, विशेष रूप से इससे तिब्बत की जो राजधानी है लासा, तिब्बत जाने का रास्ता बना हुआ है। ठीक है, जलेपला और बुमला से। तो इस तरह से अब ये जो हिमालय पर्वत की श्रेणियां हैं, ये एकदम पूर्व में ब्रह्मपुत्र के बाद जब ये आती है ना, तो ये पूर्व और दक्षिण की तरफ मुड़ जाती हैं और किसकी सीमा बनाती हैं? म्यांमार की सीमा बनाती है। ठीक है, ये दक्षिण और पूर्व का भाग दक्षिण पूर्व में मुड़ जाती है ये, तो दक्षिण पूर्वी भाग में, तो ये किसकी सीमा बनाती है? म्यांमार देश है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जो है पूरा जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है उसके बारे में पढ़ा। हम इसका क्वेश्चन भी कराएंगे जो परीक्षाओं में आया हुआ है।
हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उतना मैटर दे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। पूरा का पूरा आप यही है कि पूरा मैटर देखिएगा, और पूरा जब देखेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। थोड़ा देख के बहुत कुछ, मतलब आधा चैप्टर पढ़ के तो आप पूरी बात को समझ नहीं पाएंगे। जब भी आपको पूरी बात समझना है तो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा, और उससे संबंधित जो क्वेश्चन परीक्षाओं में आए हुए हैं उसको भी मैं कराता हूं। और इसके बाद मैं कराऊंगा कि जब ये चैप्टर पूरी तरह से मैं खत्म कर लूंगा तो उससे आए हुए प्रश्नों को मैं हल कराऊंगा, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से आज हिमालय के एक प्रादेशिक विभाजन को देखा। ठीक है, आगे जो भौतिक प्रदेश का जो विभाजन हुआ है उसको हम लोग अगले क्लास में देखें।